हेलो एवरीवन, मैं सनी गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका पिनेकल में। एमपी जेल पहरी एग्जाम स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्मदा नदी को। जी हां दोस्तों, अगर नर्मदा नदी की बात करें तो एमपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह एमपी एसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो या एमपी के अदर एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन बनना तय है। अब हर शिफ्ट और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो नर्मदा नदी से काफी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी पर आज हम संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वो जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नर्मदा नदी की बात करें, जिसे रेवा के नाम से जाना जाता है, यह मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, इन चीजों को भी हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह नर्मदा हो जाती है। और गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है मध्य प्रदेश के लिहाज से, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अब जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान देती है वह नर्मदा नदी देती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है, वहीं से इनका उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश में 13-12 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में अगर इसकी लंबाई देखें तो 1077 इसकी टोटल लंबाई हो जाती है। और पूरी नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो 13-12 इसकी लंबाई होती है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है। तो हमें यह चीजों को याद रखना है। आगे बात करें तो चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु के अवतार वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में रेवाखंड के नाम से इनका उच्चारण या वर्णन किया है। तो दोस्तों, अगर हम वैदिक संस्कृति की ओर बात करें तो नर्मदा का जो वर्णन किया गया है वह स्कंद पुराण में हमें रेवाखंड के नाम से मिलता है। कालिदास जी ने भी अपनी रचनाओं में इन्हें सोम प्रभा कहा है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बनते हैं कि कालिदास द्वारा नर्मदा को किस नाम से कहा गया या किस नाम से पुकारा गया, तो उन्होंने सोम प्रभा के नाम से इन्हें नाम दिया था। आगे बात करें तो भारत में 4 नदियों को 4 वेदों के रूप में माना गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत में अगर हम नदियों की बात करें तो जो 4 वेद है उनमें 4 नदियों को नाम से जाना गया, जिसमें गंगा को ऋग्वेद, यमुना को यजुर्वेद, सरस्वती को अथर्ववेद और नर्मदा को जो कहा गया है वह सामवेद कहा गया है। तो हमें यह चीजें याद रखनी है कि नर्मदा को कौन से वेद का नाम दिया गया है या किस नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा को सामवेद के नाम से या उनके प्रतीक के नाम से माना जाता है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो मैग्नीशियम, चूना पत्थर और बेसाल्ट चट्टानों से होकर बहती है। तो यह लगभग 3 किलोमीटर के अंतर्गत बहती है। तो यह कौन सी नदी हो जाती है, तो यह नर्मदा हो जाती है। आपने देखा होगा जबलपुर बेड़ा घाट जिसमें संगमरमर की चट्टानें हैं, तो एकमात्र नदी है जो नर्मदा ऐसी चट्टानों से होकर बहती है। दोस्तों, अगर हम इनके अन्य नाम की बात करें जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनके काफी प्रचलित नाम है, जिसमें मेकल सुता, साखिरी, सामदेवी, रेवा, सोमप्रभा, शिवपुरी, निबुद्धा, क्वारी, कावेरी और नामादास काफी लोकप्रिय नाम होते हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो काफी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें मेकल सुता, सामादेवी, रेवा, सोमप्रभा वैसे सारे ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि नर्मदा से हम कोई भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि हम कुछ चीजें छोड़ें। तो आप सभी इन्हें याद कर सकते हैं। आगे बात करें तो नर्मदा की सर्वाधिक 41 सहायक नदियां मध्य प्रदेश में है। मतलब कि अगर क्वेश्चन ऐसा बने कि किस नदी की सबसे ज्यादा सहायक नदियां होती है, तो नर्मदा की सबसे ज्यादा सहायक नदियां 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें 22 बाईं ओर से है और 19 दाईं ओर से है। अगर हम इस पर संपूर्ण डिस्कशन करें तो बाईं ओर से निकलने वाली नदियां और दाईं ओर से, अब ये बाईं और दाईं ओर की को समझने के लिए अगर हम बात करें तो जो अमरकंटक से बहती है और बीच में पूरे मध्य प्रदेश में इसका बहाव होता है। तो अगर हम बात करें बाएं ओर से, तो जो बाईं ओर होती है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इधर से इनका
जो मिलाव होता है नर्मदा नदी में, उन नदियों को बाईं ओर से कहा जाता है। और अगर हम दाईं ओर की बात करें तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इस ओर से मिलती है, उन्हें दाईं ओर कहा जाता है। तो इसमें जो प्रमुख नदियां हैं इन्हें भी याद रखना होता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि यह किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो बरनार, बंजर, शेर शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कूंदी, देव और गोई, यह इनकी सहायक नदियां हैं जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की ओर से मिलती है। अगर हम दाईं ओर से बात करें तो हिरन, तिंदोली, बरना, चंद्रकेसर, कानर, मान, ऊटी और हथनी, ये दाईं ओर से मिलती है, मतलब कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की ओर से मिलती है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर इस पे स्थित है, तो इन्हें भी हमें याद रखना है। प्रमुखतः इन शहरों को पूछा जाता है, जिसमें अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, ओमकारेश्वर, खंडवा, बड़ोदरा, राजपीपला, धर्मपुरी और भरूच, ये काफी प्रसिद्ध हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था नर्मदा का पहला पार्ट। इस पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं नर्मदा पर स्थित प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख बांध। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके वीडियो मिल सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।